अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे आइटम को कैसे डेवलप करना चाहिए, वो गाइडलाइंस क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे जहन नशीन होनी चाहिए टीचर के, जब भी वो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाए तो उनको मालूम हो ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं, ताकि वो प्रॉपर, एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट और सही तरीके से ऐसे टाइप क्वेश्चन या आइटम जो है वो डेवलप कर सके। तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी टीचर के समझने के लिए। सबसे पहला काम और पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है ऐसे आइटम बनाने के लिए, राइट इन अ क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। जब भी आपने उसको लिखना है बनाकर, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो रीडर है, जो स्टूडेंट है, जिसने उसको अटेम्प्ट करना है, उस सवाल को पढ़ना है, उसका जवाब देने जा रहा है, उसको सही तरह से क्लियर मैनर में पता चल सके कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो भी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले आप वक्त कितना दे रहे हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, इसको स्पेसिफाई करें। इसी तरीके से आप क्या पूछना चाहते हैं इसको लिस्ट करें, ताकि आपका रीडर सही तौर पर उसको समझ पाए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट इवैल्यूएटिव जजमेंट दे, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इवैल्यूएटिव जजमेंट चाहते हैं, तो इसको क्लियरली आप मेंशन करें, स्टेट करें। या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है जिसके लिए आप पेपर बना रहे हैं, आप चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस मालूम करना चाहते हैं, तो इसको भी स्पेसिफाई करें। या एक्सटेंडेड रिस्पांस आपको चाहिए, डिटेल से वो लिखे। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने स्टूडेंट से ये चाहते हैं कि वो डिटेल से लिखे जवाब, तो इसे एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम कहते हैं। तो अगर ये बना रहे हैं तो इसको भी स्पेसिफाई करें, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ताकि उसको समझ आए कि आप चाहते क्या हैं। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए, अंडरस्टैंड ना कर सके। तो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप ये समझें, अप्रोप्रिएट समझें, जहाँ भी ज़रूरी है तो इंडिकेट करें कि हर आइटम की जो पॉइंट वैल्यू है वो कितनी है, यानी हर आइटम के मार्क्स कितने हैं, वो भी अलग अलग हर क्वेश्चन के आप वहाँ पे ऊपर जो है वो मेंशन कर दें। और कुछ एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं असेसमेंट के कि अगर आप एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम जो है वो बनाते हैं जिसमें डिटेल से लिखना है बच्चे ने, तो उसके लिए वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया रिकमेंड करते हैं कि पहले बच्चे को बता दिया जाए और उसको पता होना चाहिए कि इस सवाल को जो मैं लिख रहा हूँ जवाब, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, असेसमेंट कैसे की जाएगी और इसकी ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर उससे पहले ग्रेडिंग क्राइटेरिया शेयर कर दिया जाए बच्चे के साथ, तो वो बच्चा, स्टूडेंट उस तरीके से ही तैयारी करके आएगा और बेहतरीन तौर पे वो क्लियर पिक्चर जो आप चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, और बच्चा भी अंडरस्टैंड कर लेगा क्लियरली, तो वो उस तरीके से सही जो है वो जवाब दे पाएगा। इसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे हैं कि राइट इन अ क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, तो यहाँ एक और चीज़ ज़रूरी है समझना कि पेपर बनाते वक्त ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे आइटम बना रहे हैं तो इसमें भी आपने अननेसेसरी और डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। मकसद ये है कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल बेहतरीन तौर पे पहुंचाना है अपने रीडर तक, पढ़ने वाले तक, ताकि वो उसको क्लियरली समझ सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज से आप इज्तनाब करें, सिंपल लैंग्वेज रखें, सादा लिखें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लिखें। और कोशिश करनी चाहिए आपको कि अननेसेसरी लेंथी ना करें सवाल को। जो स्टेटमेंट आप पूछना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लेंथी नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट रखिए, सिंपल रखिए और क्लियर रखिए। ये पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट जो इसमें डिस्कस करेंगे हम वो ये है कि जब भी आप सवाल बना रहे हों ऐसे टाइप, तो उसमें केयरफुली अमाउंट ऑफ टाइम जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है उस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, उसका ख्याल रखना चाहिए ऐसे टाइप आइटम में। अमाउंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में अटेंशन देना टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चा ऐसे टाइप क्वेश्चन या आइटम को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर सके। मसलन एक सवाल जो है उसके लिए 15 मिनट चाहिए बच्चे को लिखने के लिए, तो उस हिसाब से आप टाइम जो है एलोकेट करें, ख्याल रखें। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा था जिसमें आप ज़्यादा डिटेल मांग रहे थे, मसलन 30 मिनट्स बच्चे को चाहिए उस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए, तो उस हवाले से जो है आपने अगर पूछा है इस तरीके से है, रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो टाइम भी उसी तरीके से एलोकेट करें। तीसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि असेसमेंट के एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि कभी भी बच्चों को सिलेक्शन का मौका नहीं देना चाहिए। मसलन जब सवाल ज़्यादा बना दिए जाते हैं और उसमें से ये कहा जाता है कि बच्चे मसलन 8 क्वेश्चन है और उसमें से 5 अटैम्प्ट करें, तो इसे सिलेक्शन कहते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आप न कहें बच्चों को, ये ऑप्शन न दी जाए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, बल्कि तमाम सवाल जो है वो करने लाजमी हो। वो इसलिए है कि अगर आप ये ऑप्शन दे देते हैं सिलेक्शन का, तो हर बच्चा अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा, तो इट मीन्स कि हर बच्चा अलग से अपना पेपर कर रहा होगा, डिफरेंट पेपर कर रहा होगा, हर एक का सवाल डिफरेंट होगा, तो उसमें बेसिकली टाइम भी ज़्यादा आपका लगेगा चेक करने में, और फिर मुख्तलिफ पेपर्स को चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो एक कंपैरिजन करना चाह रहे होते हैं, मालूम करना चाह रहे होते हैं कि कौन से बच्चे के पास किस हद तक नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आप मालूम नहीं कर सकते। तो क्योंकि डिफरेंट पेपर्स हो जाते हैं, डिफरेंट सिलेक्शन हो जाती है क्वेश्चंस की, तो वो बात फिर उसमें नहीं आप चेक कर सकते। और कुछ एक्सपर्ट्स असेसमेंट का ये भी कहते हैं कि जब डिफरेंट पेपर्स अटैम्प्ट करते हैं तो डिफरेंट कंटेंट लिखेंगे, तो फिर वो जो सैम्पल है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है नॉलेज के हवाले से, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है जब भी क्वेश्चन बनाएं तो उसमें ऑप्शंस न दें, सिलेक्शन के ऑप्शन न दें, सबको सवाल जो है वो सारे करने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है इसको डेवलप करने के लिए वो ये है कि ज़्यादातर आप कोशिश करें कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम जो है वो उसमें शामिल करें जब भी आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, और एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम अगर शामिल करने हैं तो उसको कम करना चाहिए। ज़्यादा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम्स को आप उसमें इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि एक तो कंटेंट कवरेज ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मुख्तसर जवाब देना होगा बच्चे ने और आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, चंद लाइनों में जवाब देना है, एक स्पेस है जो आपने दी हुई है उसमें जवाब देना है, और फिर ज़ाहिर है इसमें मार्किंग भी आसान हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इट्स टाइम सेविंग प्रोसेस, प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो कवर कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, ज़्यादा आइटम जो है वो आप पूछ सकते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उनके मुताबिक आप ऐसे आइटम को बनाएं, और ऐसे आइटम सिर्फ तब ही पूछा जाए, बनाया जाए, डेवलप किया जाए कि जब कोई भी ऑब्जेक्टिव किसी और तरह से अचीव ना होता हो। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मसलन MCQs बनाने से हल हो जाता है, अचीव हो जाता है, या ट्रू फॉल्स बनाने से अचीव हो जाता है, या मैचिंग कॉलम से अचीव हो जाता है, या फिल इन द ब्लैंक से अचीव हो रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसे आइटम जो है कम से कम रखें, और ऐसे आइटम तब ही आप इस्तेमाल करें और सिर्फ तब इस्तेमाल करें कि जब आपका ऑब्जेक्टिव किसी और आइटम से, सिलेक्टिव रिस्पांस आइटम से या सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम से मैयर ना किया जा सकता हो। तो अगर सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम जैसे मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, उससे मैयर नहीं होता, तो फिर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन करें और फिर उसके मुताबिक आप सवाल बनाएं।
تو یہ تھے کہ اگر آپ ایسے ٹائپ کوشچن بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، تو کچھ چند پوائنٹس تھے جو کسی بھی ٹیچر کے لیے یا جو پیپر سیٹ کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا، تاکہ پراپر پیپر بن سکے، ٹیسٹ صحیح طور پر ڈیولپ ہو سکے، اور خاص طور پر ایسے آئٹم کو پراپر طریقے سے اپروپریٹ وے میں ڈیزائن کیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔